हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है और हम लोग अभी तक समझ चुके थे कि जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे डीएनए और आरएनए, इस दोनों में से हम मेन आनुवंशिक पदार्थ किसको कहेंगे। जो मुख्य रूप से जो आनुवंशिक पदार्थ जिसको प्रकृति ने चुना था वो कौन था, तो वो हम डीएनए वर्सेस आरएनए में समझ लिए थे कि डीएनए लगभग सभी कोशिकीय जीवों के अंदर जो डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब होता क्या है कि जब एक कोशिका से दो कोशिका बन रही होती है, मान लीजिए कोई एक कोशिका है, एक कोशिका से दो कोशिका बन रही होती है, तो होता क्या है कि ये जो पेरेंटल सेल है इसके अंदर की जो डीएनए है, मान लेते इसके अंदर 46 डीएनए है, तो 46 डीएनए के बाद जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो 46 डीएनए इसके अंदर भी आएंगे और 46 डीएनए इसके अंदर भी आएंगे। तो यहाँ पे जो डीएनए की मात्रा है वो बढ़ रही है। यहाँ पे जो था वो डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर कुछ डीएनए इसमें चले जाएंगे इसमें, और जो यहाँ पे 46 थे यहाँ पे 46 और यहाँ पे 46, मतलब डीएनए की मात्रा यहाँ पे बराबर होती है समसूत्री विभाजन में, और अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है। जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, वह खुद से खुद का निर्माण करते हैं। जैसे डीएनए होता है, डीएनए खुद से खुद का निर्माण करता है तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, या इसका एक दूसरा नाम दिया जाता है ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, डीएनए से डीएनए के निर्माण को रेप्लिकेशन कहते हैं, या जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो जेनेटिक मटेरियल खुद का निर्माण करवाते हैं, तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम देते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। और डीएनए से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, डीएनए जब कोशिका विभाजन कर रही होगी तो डीएनए से डीएनए बनता है, फिर वो डीएनए बराबर बराबर कोशिकाओं में चला जाता है समसूत्री विभाजन में। यदि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें भी डीएनए से डीएनए बनते हैं, लेकिन जो नई कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है और सभी कोशिकाओं में आधे आधे गुणसूत्र चले जाते हैं, तो डीएनए से डीएनए के निर्माण को रेप्लिकेशन या ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। और डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या उसके लिए एक दूसरा वर्ड आता है हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी। ये आरएनए आगे जा करके फिर राइबोसोम इस आरएनए को पढ़ता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे एमआरएनए बनता है तो ये एमआरएनए को राइबोसोम पढ़ता है और वहां से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हमें ये पढ़ना है कि डीएनए से जो डीएनए का निर्माण होता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में किसने बात किया, सब एक्सपेरिमेंट इसमें इसके बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में, रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो यस फेज में होती है। जो रेप्लिकेशन की ये जो प्रोसेस है, मतलब डीएनए से डीएनए के बनने की जो प्रोसेस है वो यस फेज में होती है। यस फेज क्या होता है, जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तब वहां पे अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, अलग अलग फेज आते हैं। सबसे पहले आता है G1 फेज, G1 फेज से आता है यस फेज, यस फेज से आता है G2 फेज, और G2 फेज से आता है यम फेज, माइटोटिक फेज, फिर माइटोटिक फेज के बाद G0। फिर यदि कोशिका विभाजन करना चाहती है तो फिर वो चली जाती है G1 फेज में। ऐसा होता है। तो जो ये रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, डीएनए से डीएनए का निर्माण, वो कोशिका विभाजन के यस फेज के अंदर होती है। G1 फेज में सिर्फ कोशिका ग्रोथ होता है, फिर यस फेज में कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला डीएनए होती है उसकी मात्रा बढ़ती है, फिर G2 फेज में फिर से ग्रोथ होता है। यम फेज में यदि समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। यदि मियोटिक डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो एक कोशिका से 4 कोशिका बन जाती है। फिर वो G0 फेज में चली जाती है और वहां पे से उनका विभाजन रुक जाता है, वहीं पे मतलब रुकी रहती है। यदि मान लीजिए फिर किसी वजह से वो विभाजन होना चाहेंगी
तो वो फिर से G0 से G1 फेज में चली जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि G0 फेज में उनको ब्रेक लग जाता है कि भैया अब और नहीं डिवाइड करना है, जरूरत होगी तब डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो एस फेज के अंदर होती है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों फेज के पहले ये प्रोसेस होती है एस फेज। और इसको जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी तो मान लेते हैं एस फेज में होती है, मान लेते तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आई इसको समझने के लिए कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है ये होती कैसे है। तो इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया। जैसे डिस्पर्सिव मैकेनिज्म, कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक तरीका बताया डीएनए का, कहते हैं इसको डिस्पर्सिव मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, इस मैकेनिज्म के अंदर वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो मेन डीएनए होता है वो पहले छोटे छोटे डीएनए में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। फिर इस डीएनए को देख देख कर दूसरे नए डीएनए बन जाएंगे। फिर ये डीएनए नए डीएनए बनने के बाद फिर ये डीएनए आपस में दोनों डीएनए फिर ये जुड़ जाते हैं, फिर ये अलग अलग कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं। ये मेथड था डिस्पर्सिव मेथड मैकेनिज्म। तो फिर कुछ वैज्ञानिकों ने यह बात कहा कि डीएनए पहले टूटते हैं, टूटने के बाद रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए से डीएनए बनता है, फिर ये डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, फिर अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। तो भाई वैज्ञानिकों के सामने और वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूछा भाई तब इसका एविडेंस दीजिए कि इसका एविडेंस क्या है कि जो डीएनए है। एक्सपेरिमेंट करिए भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ ये जो मेथड है वो सही है। क्योंकि विज्ञान में जो भी सारी चीजें होती है वो एक्सपेरिमेंट और के हिसाब से होती है। एक्सपेरिमेंट करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, यदि हर बार सही होता है तो विज्ञान में वो चीजें ऐड होती हैं। लेकिन इसका जो जिन वैज्ञानिकों ने ये बात कही थी इसका एविडेंस नहीं दे पाए। तो फिर कुछ और नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने दिया कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। कंजर्वेटिव मैकेनिज्म में यह हुआ कि इसमें वैज्ञानिकों ने यह कहा कि कोई कोशिका यदि मान लीजिए सेल डिवाइड कर दिया, डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो होगा क्या कि एक डीएनए होगी, इस डीएनए को देखी देखा एक दूसरा नया डीएनए बनेगा, इसके बगल में बनेगा दूसरा नया, ठीक है। तो ये डीएनए का पूरा डीएनए रह जाएगा, लेकिन उसको बगल में एक नया डीएनए बनेगा। अब यह डीएनए किसी अलग कोशिका में चला जाएगा, ये डीएनए किसी अलग कोशिका में चला जाएगा। इसको कहते हैं कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। इसका जो पेरेंटल डीएनए था, जो मेन डीएनए था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो पूरा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद इनसे पूछा गया, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंजर्वेटिव मैकेनिज्म दिया, उनसे पूछा गया तो भैया इसका भी एविडेंस दीजिए। तो जो वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था उसका एविडेंस वो लोग भी नहीं दे पाए। तो कुछ वैज्ञानिक मिले कि भैया तब ये जो वाटसन और क्रिक थे इन्होंने ही डीएनए की संरचना दी थी, तब उन्हीं के पास चलते हैं तो वहीं कुछ बताएंगे। तो कुछ वैज्ञानिक थे जो वाटसन और क्रिक के पास गए, तो वाटसन और क्रिक ने एक नियम प्रपोज किया जिसे सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को ये है, इसे प्रपोज किया था वाटसन और क्रिक ने, और इसके जो एविडेंस थे उसे दिया था मिशेल्सन और स्टाल ने 1958 में। जो ये है सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, इसको दिए थे वाटसन और क्रिक, इंपॉर्टेंट है, वाटसन और क्रिक ने दिए थे और मिशेल्सन और स्टाल ने उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया था। और ये जो मिशेल्सन और स्टाल है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया का यूज किया था, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है इशर्चिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का इन लोगों ने, मिशेल्सन और स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया। ये सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म होता क्या है इसमें कि जो वाटसन और क्रिक ने जो नियम प्रपोज किया था उसके अनुसार कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म में होता क्या है कि एक मेन डीएनए होता है, फिर ये डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं उन दोनों स्टैंडों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहले होता है कि ये जो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये पहले टूट जाती है, ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसके ये दोनों पैरेंटल डीएनए हैं, स्टैंड है, इसके एक डीएनए पर
डीएनए स्टैंड पर एक नया डीएनए स्टैंड बनेगा और उसके दूसरे वाले पे दूसरा नया बनेगा। कहने का मतलब ये है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके टूटने के बाद ये एक सांचे की तरह कार्य करता है और ये एक अलग सांचे की तरह कार्य करता है और दोनों अलग अलग डीएनए का निर्माण करते हैं। पेरेंट्स का एक डीएनए डीएनए स्टैंड का मतलब एक डीएनए का डीएनए स्टैंड एक डीएनए दूसरे डीएनए में जाएगा और उसका जो दूसरा स्टैंड होगा वो किसी दूसरे स्टैंड मतलब डीएनए में जाएगा उसका स्टैंड। तो इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। तो इसको प्रपोज किया था वाटसन और क्रिक ने और इसका एविडेंस दिए थे मिशेल्सन एंड स्टाल ने। मिशेल्सन और स्टाल ने इस सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल लिया था इसको समझाने के लिए वो लिया था इसर्सिया कोलाई। इसर्सिया कोलाई इन्होंने लिया। इन्होंने किया क्या, इन्होंने इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया लिया और इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इनका डीएनए पाया जाएगा। इनका ये डीएनए पाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो 20 मिनट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। 20 मिनट के अंदर मतलब 20 मिनट के अंदर एक इसर्सिया कोलाई से दो इसर्सिया कोलाई। तो उसके साथ साथ इनका जो डीएनए स्टैंड डीएनए होगा इनके अंदर पाया जाएगा वो भी डबल हो जाता है। ऐसे अलग अलग इसर्सिया कोलाई बन जाएंगे, ये अलग इसर्सिया कोलाई ये अलग इसर्सिया कोलाई और इनका जो डिवीजन करने का समय होता है डिवाइड करने का समय होता है वो 20 मिनट होता है। तो इन्होंने जो ये थे मिशेल्सन और स्टाल ने इन्होंने किया क्या कि इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया लिया और उनको एक कल्चर प्लेट पे, इस कल्चर प्लेट को पेट्री डिश कहते हैं। कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट क्या होता है, कल्चर प्लेट वह प्लेट है जिसमें किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है और उनको ग्रो कराने के लिए इसमें मीडियम होता है मतलब फूड मटेरियल होते हैं कि जो भी बैक्टीरिया को फूड मटेरियल चाहिए भोज्य पदार्थ चाहिए उस कल्चर प्लेट के एक पेट्री डिश के ऊपर होता है। इसको कल्चर मीडिया कहते हैं। कल्चर मीडिया और इस कल्चर मीडिया के ऊपर इन्होंने इस इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया को छोड़ दिया। अब होता क्या है, इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो दो डीएनए स्टैंड होंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस इसर्सिया कोलाई के अंदर के डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे और प्रत्येक स्टैंड के अंदर नाइट्रोजीनस बेस होंगे और उनके अंदर पाया जाएगा नाइट्रोजन। और यहाँ पे इन्होंने जो ये मीडियम लिया था ये मीडियम इसके अंदर जो ये मीडियम था कल्चर मीडिया इसके अंदर जो नाइट्रोजन लिया वो लिया N15। इन्होंने कल्चर मीडिया में एक सॉल्यूशन मिलाया था NH4Cl का NH4Cl का और यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन था ये N15 वाला था। ऐसा बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं एक N14 और एक N15। तो जो N14 होता है वो नॉर्मल डीएनए होता है। इनके नाइट्रोजिनस बेस जो ये डीएनए होते हैं डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस के अंदर पाया जाता है। इनके स्टैंड के अंदर नाइट्रोजन पाया जाएगा। वो जो नाइट्रोजन होंगे वो N14 होंगे और ये जो कल्चर मीडिया इन्होंने लिया जिसमें ये बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे उसके अंदर एक मीडियम लिया उसमें NH4Cl मिलाया और जो NH4 में ये जो नाइट्रोजन था वो 15 वाला था उसका जो परमाणु भार था वो 15 था। नॉर्मल स्टैंड में N14 होता है। तो इसमें इस बैक्टीरिया को इसमें रखकर कल्चर मीडिया में इसको कई पीढ़ियों तक लगभग 17 पीढ़ियों तक इस कल्चर मीडिया में से रखकर मतलब इन्हें ग्रो कराया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डिवाइड हुए मतलब एक इसर्सिया कोलाई से 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 इस तरह कई पीढ़ियों तक ये इसर्सिया कोलाई डिवाइड हुए लगभग 17 पीढ़ियों तक। तो उसमें हुआ क्या कि जो नए इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया मिले जो नए इसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया थे उनके अंदर का जो डीएनए था उनके डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन था उसमें N15 वाला नाइट्रोजन सिर्फ प्रेजेंट था। हुआ क्या कि ये जो नॉर्मल वाले जो बैक्टीरिया थे इसर्सिया कोलाई थे उनके अंदर एक नॉर्मल डीएनए पाया था। इसको नॉर्मल डीएनए बोलते हैं जिसके अंदर N14 पाया था इसको नॉर्मल डीएनए या लाइट डीएनए कहते हैं।
और जब इसको कल्चर मीडिया के अंदर जब इनको बहुत 17 पीढ़ियों तक जब इनको ग्रो कराया तो उनके अंदर नाइट्रोजन 14 न होकर के उनके डीएनए के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो सेल डिवाइड कर रही थी तो इनके अंदर थोड़ा बहुत तो नाइट्रोजन होगा फूड के रूप में, लेकिन कई पीढ़ियों तक डिवाइड करने के वजह से इनके अंदर नाइट्रोजन 14 की धीरे धीरे कमी हो जाएगी। तो ये जो फूड मटेरियल सोर्स के रूप में ये कल्चर मीडिया से फूड को अंदर लेंगे और कल्चर मीडिया में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो N15 वाला प्रेजेंट था। और इस वजह से ये जब डीएनए का निर्माण करेंगे एक कोशिका से एक Escherichia coli से दूसरे Escherichia coli में बनेंगे तो अपने डीएनए की मात्रा बढ़ाएंगे। तो डीएनए मात्रा बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो उस नाइट्रोजन को इन्होंने कल्चर मीडिया से लिया। तो अब इनके जो नए डीएनए स्टैंड बन रहे थे उनके अंदर नाइट्रोजन 15% था। ठीक है, अब हुआ क्या तो इन्होंने आइसोटोप्स का यूज किया, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 इन्होंने Escherichia coli लिया जो डिवाइड होती है 20 मिनट के अंदर। इन्होंने कल्चर मीडिया लिया। अब कल्चर मीडिया के बाद ये जो ग्रो किए नए बैक्टीरिया ने जो नया स्टैंड बना उनके अंदर ये जो डीएनए है इसको हैवी डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर N15 वाला था और जिनके अंदर N14 वाला था उनको नॉर्मल डीएनए या लाइट डीएनए कहते हैं। जिनके अंदर N15 उनको हैवी डीएनए कहते हैं। इनको 17 पीढ़ियों तक डिवाइड करने दिया, लगभग 17 जनरेशन तक। और बोथ स्टैंड बैक्टीरियल डीएनए N15 हैवी डीएनए। अब हुआ क्या कि जो नई ये डीएनए बनी थी उनके अंदर जो डीएनए का दोनों स्टैंड था उस दोनों के अंदर N15 वाला, मतलब इस डीएनए के अंदर भी N15 वाला नाइट्रोजन होगा, इस डीएनए के अंदर भी N15 वाला नाइट्रोजन होगा। अब हुआ क्या कि लगभग 17 पीढ़ियों के बाद जो नया डीएनए स्टैंड बना था वो वाले बैक्टीरिया लिए, वो वाली Escherichia coli जिसके अंदर जिस Escherichia coli के डीएनए में सिर्फ नाइट्रोजन 15 मतलब जो हैवी डीएनए वाले थे वहां से एक बैक्टीरिया निकाला। और एक बैक्टीरिया निकालने के बाद एक नए कल्चर मीडिया में उनको ग्रो किया। एक नए कल्चर मीडिया के अंदर उनको ग्रो किया और इस कल्चर मीडिया में उन्होंने NH4Cl लिया। लेकिन जो ये नाइट्रोजन था ये इस बार N14 वाला मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन वाला फिर से कल्चर मीडिया लिया। अब हुआ क्या कि ये जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है डीएनए के अंदर दोनों स्टैंड N15 वाले हैं, N15 वाले हैं जो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। अब हुआ क्या कि जब ये जो बैक्टीरिया Escherichia coli है जब ये डिवाइड किए तो इस मीडियम के अंदर ये एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने। तो जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने तो इनका जो डीएनए होगा वो भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखा क्या गया कि ये जो नए डीएनए बन रहे हैं इनके डीएनए में डीएनए का जो एक स्टैंड था वो N15 वाला स्टैंड था और जो नया स्टैंड बना था एक बैक्टीरिया में वो N14 वाला स्टैंड था। इसी तरह जब इसके डीएनए को बाहर निकाला गया दूसरे वाले बैक्टीरिया को उसको भी देखा गया एक डीएनए N15 वाला था या एक डीएनए N14 वाला था। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चला कि ये N15 वाला N14 वाला है या ये हैवी डीएनए है। इसको समझने के लिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने 3 सैंपल लिए। पहले जो शुरुआत में बैक्टीरिया यूज किया था नॉर्मल बैक्टीरिया जिसके अंदर जो नाइट्रोजन था वो डीएनए के अंदर वो N14 वाला था। फिर दूसरा उन्होंने सैंपल निकाला यहाँ से जो जिसके अंदर N15 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है डीएनए स्टैंड के अंदर। उसके बाद एक जो ये लास्ट में प्रेजेंट जो मिला है इस वाले सैंपल को निकाला जिसमें N15 और N14 वाला डीएनए प्रेजेंट था। सभी Escherichia coli को निकाल करके इन 3 सैंपल को लेकर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए एक मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन था ये बायोन्ट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया था इन्होंने। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है इसमें एक रॉड जैसा लगा होता है। रॉड में से यहाँ से ऐसे इसे टेस्ट ट्यूब रखने के लिए कुछ संरचनाएं इसे दी गई होती है। और किया क्या, इन तीनों सैंपल को
3 टेस्ट ट्यूब में इसे लिया, 3 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने लिया और तीनों टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। इस सॉल्यूशन का नाम होता है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। एक सॉल्यूशन भर दिया और इनके अंदर तीनों बैक्टीरिया के जो स्टैंड थे वो डीएनए थे या वो बैक्टीरिया थे, वो इसे डाल दिया इसके अंदर। फिर इसे डालने के बाद इन तीनों सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखकर इसे सेंट्रीफ्यूज किया, घुमाया जाता है सेंट्रीफ्यूज में, चीजें घूमती हैं इसमें लगभग 2500 आरपीएम पे, 3000 आरपीएम पे तेजी से बिल्कुल घूमती है। तो उसमें होता क्या है कि जो भारी चीजें होती हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो यहाँ टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे से दूर आ जाती हैं और जो थोड़ी हल्की चीजें होती हैं वो पास आ जाती हैं। तो इसमें देखा क्या गया कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया था उसके अंदर का जो डीएनए था जिसके अंदर N14 वाला स्टैंड प्रेजेंट था, उसमें देखा गया कि वो टेस्ट उनका जो डीएनए था बिल्कुल ऊपर ऐसे पट्टी की तरह दिख गया, मतलब बन गए। यहाँ पे जो डीएनए स्टैंड था वो N14 वाला था, N14 वाला डीएनए जो स्टैंड थे डीएनए थे वो ऐसे ऊपर की तरफ बन गए। और जो N15 वाला जो डीएनए थे, डीएनए का स्टैंड जिसके डीएनए का स्टैंड 50% था वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे नीचे पट्टी की तरफ बन गए। इससे पता चलता है कि N15 वाले का डेंसिटी, ये वाला डीएनए है इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। ये N15 वाले डीएनए यहाँ पे ऐसे पट्टी की तरफ बन गए, ठीक है। N15 वाला डीएनए था यहाँ पट्टी की तरफ बन गए, यहाँ N14 वाले। लेकिन जब ये जो लास्ट में जो पाया गया है जिसके अंदर N15 और N14 वाला जो डीएनए के स्टैंड है, इनको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो ये बिल्कुल बीच में आ गए, इनकी पट्टी बिल्कुल बीच में बनी। इस वजह से डीएनए के इस प्रकार के स्टैंड को इंटरमीडिएट या हाइब्रिड स्टैंड कहते हैं। इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं जब इनको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो इनकी पट्टी बिल्कुल बीच में बन गई। ये जो पट्टी थी वो N15 और N14 वाली थी। इनमें एक डीएनए का एक स्टैंड था वो N15 वाला था और दूसरा स्टैंड N14 वाला था। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए थे, ठीक है। और या इनको हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। हाइब्रिड डीएनए इसलिए कहते हैं कि एक डीएनए के एक स्टैंड में N15 प्रेजेंट है और दूसरे में N14 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे ये सिद्ध हुआ कि डीएनए का एक इसे कि बैक्टीरिया है या कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन जब ये रेप्लिकेशन करते हैं तो होता क्या है कि ये दोनों डीएनए के स्टैंड हैं। हुआ क्या होगा यहाँ पे कि ये जब 15 वाले प्रेजेंट थे तो फिर इसके अंदर जिनके अंदर NH4Cl वाला N14 वाला जो अमोनियम क्लोराइड था ये मीडियम था, इसमें प्रेजेंट था। जब इसमें एक कोशिका से दो कोशिका बटी होगी तो ये जो दोनों स्टैंड थे ये अलग अलग गए होंगे, पहले अलग अलग इनकी मतलब ये जो टूट कर दो स्टैंड बनाए होंगे। एक स्टैंड ये N15 वाला था और ये दूसरा N15 वाला था। तो ये उसका एक स्टैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा और इस पे एक नया स्टैंड बनेगा और उस पेरेंटल डीएनए का ये वाला स्टैंड एक टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा और इस पे एक नया स्टैंड बनेगा और ये दोनों स्टैंड आपस में जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मेन पेरेंटल डीएनए था फिर उसे जब नए डीएनए बनेंगे, एक डीएनए से जब दो डीएनए बने तो उसमें एक डीएनए स्टैंड तो कंजर्व रहा लेकिन एक नया डीएनए स्टैंड बना। फिर दूसरे डीएनए में उसका पेरेंटल एक डीएनए तो कंजर्व रहा, संरक्षित रहा, लेकिन दूसरा नया डीएनए बना। इसलिए इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म कहते हैं। और यहाँ से सिद्ध हुआ कि डीएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो जो नया डीएनए बनता है उसमें एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेंगे तो उसके एक डीएनए में एक पेरेंटल डीएनए का स्टैंड होगा और एक नॉर्मल मतलब नए डीएनए का स्टैंड होगा जो बनेगा उसके अंदर। तो ये था पूरा सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म जिसे दिए थे वाटसन और क्रिक ने और मिशेल्सन और स्टाल ने इसे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया था। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया कि जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है
और इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए का निर्माण होने के लिए कौन कौन से एंजाइम आवश्यक होते हैं, अब उनके बारे में समझ लेते हैं, साथ में थोड़ा बहुत मैकेनिज्म समझ लेंगे। यदि थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स, तो सबसे पहला एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज का काम ये होता है कि जो डीएनए स्टैंड, इससे बहुत लंबे लंबे डीएनए होते हैं। इसर्सिया कोलाई के बारे में बात करें तो इसर्सिया कोलाई एक सेल से 2 सेल में बंटती है लगभग 20 मिनट के अंदर। लेकिन उस जो होगा क्या है कि जो G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, फिर G2 फेज से आ जाएगा M फेज से G0 फेज या G1 फेज में चला जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसर्सिया कोलाई के अंदर वो होती है 20 मिनट की, और जिसमें से सिर्फ S फेज की जो अवस्था होती है वो 18 मिनट की होती है अकेले। तो इस फेज में होता क्या है, यस फेज में डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए से डीएनए का निर्माण करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस वजह से इसर्सिया कोलाई के अंदर यस फेज के अंदर अधिक समय लगता है, लगभग 18 मिनट, और G1 फेज, G2 फेज, M फेज सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो डीएनए हेलिकेज होते हैं उनका काम होता है कि ये जो डीएनए के स्टैंड होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे खोलने का काम करते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको खोलने का काम करते हैं डीएनए हेलिकेज। इसर्सिया कोलाई के अंदर या ह्यूमंस के सेल के अंदर बहुत लंबे लंबे डीएनए होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे डीएनए होंगे। अब ये जो डीएनए हेलिकेज होते हैं ये किसी पर्टिकुलर जगह पे अटैच होंगे, और अटैच होने के बाद इसके जो अंदर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पूरा एक डीएनए होता है पूरे डीएनए के स्टैंड को, दोनों स्टैंड को अलग अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टैंड किसी पर्टिकुलर स्थान से ये जुड़ते हैं, उस स्थान को ओरी कहते हैं। तो वहां से वो जुड़कर कुछ दूरी तक स्टैंड को ऐसे खोल देते हैं। डीएनए के जो होंगे डीएनए से जुड़े होंगे, डीएनए से जुड़े होते हैं, और उसकी सहायता से ये डीएनए हेलिकेज इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते हुए आगे चले जाते हैं, और ये जो दोनों स्टैंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टूटने की वजह से ऐसे दूर होने लगते हैं। तो एक ऐसी वाई के आकार की एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, एक वाई के आकार की कैसे स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है जिसको डीएनए हेलिकेज क्या करते हैं, ऐसे खोलते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते हुए ऐसे चले जाएंगे, तो ये डीएनए के ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है वाई के आकार की जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। डीएनए सेपरेशन में ये हेल्प करते हैं, और ये प्रोसेस के लिए डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होती है, और ये जो डीएनए हेलिकेज होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों के अंदर यूज होते हैं, मतलब दोनों के अंदर रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए के निर्माण में भी डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ता है, और डीएनए से एमआरएनए या आरएनए के निर्माण में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ता है। तो वहां पे ये डीएनए हेलिकेज काम करते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ते हुए ऐसे चले जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है। तो पहला एंजाइम था डीएनए हेलिकेज, और दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। अब होता क्या है कि यदि मान लीजिए जैसे कोई रस्सी है, रस्सी से लिपटी हुई है, डीएनए भी ऐसे लिपटे लिपटे स्ट्रक्चर होते हैं, लिपटी लिपटी से स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह मान लीजिए कोई रस्सी है बिल्कुल लिपटी हुई है, यदि आप रस्सी को एक स्थान पे पकड़ के ऐसे जब खींचेंगे तो कुछ दूर तो खुलेगी, लेकिन आगे जाके वो गांठ की तरह मुड़ जाती है, इसे गांठ बन जाती है। इसी तरह जब डीएनए को या जब डीएनए हेलिकेज इसको खोलते हुए आगे जाता है तो होता क्या है कि डीएनए के आगे इस वाले हिस्से में गांठ बनने लगती है, मुड़ने लगती है। तो उसको खोलने के लिए, सही करने के लिए कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए हेलिकेज अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए जो एंजाइम होता है वो टोपोआइसोमरेज होता है, क्योंकि डीएनए खूब लंबे लंबे होते हैं। उनको जब खोलता है ये डीएनए हेलिकेज तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आगे गांठ बन जाएगी।
तो उसको खोलेगा और जो गांठ बनती है उसको सुपर कॉइल बोलते हैं। रेप्लिकेशन फॉर के आगे जो गांठ बनती है उसको सुपर कॉइल कहते हैं। तो टोपोआइसोमरेज से खोलता है। टोपोआइसोमरेज दो प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकंड, दोनों का काम होता है उस सुपर कॉइल को खोलने का। उसके बाद तीसरा एंजाइम है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। इसमें होता क्या है कि जब डीएनए हेलिकेज इसको खोलेगा तो ठीक है आगे सुपर कॉइल बनेगी, पर सुपर कॉइल को संभालने के लिए है टोपोआइसोमरेज। उसके बाद होगा क्या कि ये जब डीएनए हेलिकेज आगे की तरफ खोलता चला जाएगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है कि ये जो स्टैंड था, ये दोनों स्टैंड थे एक दूसरे से अट्रैक्ट थे, तो वहां पे जो बॉन्डिंग होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दिखाते हैं। तो जब ये डीएनए हेलिकेज आगे खोलता हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता हुआ आगे चला जाएगा तो ये जो डीएनए के स्टैंड है ये फिर से जुड़ते हुए चले जाएंगे पीछे से। तो ये जुड़े ना, ये अलग ही रहे, इसके लिए सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है जो करता क्या है कि इस स्टैंड को ऐसे कवर कर लेता है, इस बॉन्ड एक स्टैंड को से बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। ये जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ये एक स्टैंड से जुड़ जाएंगे और इन दोनों स्टैंड को जुड़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से रोकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट अगेन द पेयरिंग, इनके ये स्टैंड के पेयर होने से रोकते हैं। और चौथा है प्राइमेज। प्राइमेज एक स्पेशल प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण, ये जो यदि इस डीएनए से ये जो आरएनए होता है आरएनए का निर्माण होता है तो आरएनए के निर्माण के लिए एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। उसी तरह जो प्राइमेज होता है एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है और ये आरएनए पॉलीमरेज एक आरएनए का शॉर्ट फ्रेगमेंट छोटा सा पार्ट बनाता है, आरएनए फ्रेगमेंट बनाता है जो आरएनए प्राइमर कहलाता है। और ये आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन दिखाने में कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, समझ लीजिए ये जो मूवी चल रही है, मूवी का हीरो पर अंधा हीरो है, उसको कुछ पता नहीं है कहां से काम करना है, उसको दिखा दिया गया है, वहां जहां छोड़ दिया जाए वहीं से काम करना शुरू, वो किधर जाना है आगे पीछे सब भूल जाएगा, बस करना शुरू। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है हीरो, अंधा हीरो होता है जिसको रास्ता दिखाने के लिए ये आरएनए प्राइमर बनता है प्राइमेज के सहायता से। और प्राइमेज एक आरएनए पॉलीमरेज है स्पेशल प्रकार का जो छोटा छोटा आरएनए फ्रेगमेंट बनाता है। और ये एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कार्य करने में हेल्प करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो करता क्या है कि डीएनए के 3 प्राइम पे जुड़ता है, ये जो डीएनए का होगा वो 3 प्राइम से जुड़ता है और 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में कार्य करता है। डीएनए का जो हमेशा डायरेक्शन होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में होता है और जो डीएनए का नया स्टैंड बनता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होता है। तो होता क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होगा यहाँ पे जुड़ेगा और इस डीएनए के स्टैंड के सामने नया स्टैंड बनाते हुए चला जाएगा। होगा क्या कि यहाँ पे एटीपी आते चले जाएंगे और एटीपी में से 2 फास्फेट निकाल कर, उससे जब 2 फास्फेट एटीपी से निकलेगा मतलब तो एनर्जी प्राप्त होगी और वहां से जो एटीपी होगा वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एटीपी, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जोड़ते फिर इसे डीएनए का निर्माण आगे करते चले जाएंगे, मतलब उनका पॉलीमराइजेशन करेंगे। जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे उनका पॉलीमराइजेशन एटीपी, उसके बाद जो भी और न्यूक्लियोटाइड आएंगे सबको जोड़कर पॉलीमराइज कर देंगे तो एक नया स्टैंड बन जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ से डीएनए जो पॉलीमरेज डीएनए तो जब जुड़ता है तो जब बाहर से जुड़ता है तो यहाँ से अंदर की तरफ काम करने में इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक जो डीएनए की जो स्टैंड बनती है वो एकदम पूरी बनती है, कटी पिटी की तरह से बनती नहीं है। यदि कटती पिटती तभी है जब इसके अंदर कोई जो यदि इसे बनाना था वहां पे कोई और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना था, फिर गलती से कोई और न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए तो वहां पे ये डीएनए पॉलीमरेज होता है वो फिर पीछे आता है, पीछे आकर थोड़ा बहुत कट लगाकर उसके वहां से बाहर निकालकर फिर उसे रिपेयर करके फिर आगे चला जाता है। ऐसा होता है डीएनए पॉलीमरेज का काम। तो कटती पिटती नहीं है, तो यहाँ पे एक जो स्टैंड बनती है पूरी की पूरी बनेगी, कहीं से भी से कटी पिटती नहीं रहेगी, तो इसको कहते हैं लीडिंग स्टैंड। जब बाहर से अंदर की तरफ बनती है तो इसको कहते हैं लीडिंग स्टैंड। लेकिन अब होता क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है 5' से
मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में कार्य नहीं करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज अंदर से जुड़ेगा और अंदर से बाहर की तरफ कार्य करता है, लेकिन इसको अंदर से बाहर की तरफ कार्य करने में इसको प्रॉब्लम होता है। तो ये करता क्या है कि ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाता है कि थोड़ा पढ़ेगा तो फिर वहां से काट देगा, फिर नया पढ़ेगा, फिर काट देगा, फिर नया पढ़ेगा, काट देगा। तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते हैं, इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। जो ये डीएनए के छोटे छोटे नए फ्रेगमेंट बन रहे हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। फिर ये फ्रेगमेंट जब ये बन जाएंगे तो इन डीएनए को डीएनए से जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो ये डीएनए लाइगेज फिर इन डीएनए के स्ट्रैंड को आपस में जोड़ देता है और डीएनए इस प्रकार के डीएनए को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। डीएनए के इस प्रकार के स्ट्रैंड को लैगिंग स्टैंड कहते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और ये मेन एंजाइम है डीएनए हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करता है, टोपोआइसोमरेज बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो आगे सुपर कॉइल गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उस गांठ को खोलने के लिए करता क्या है कि कट लगा देगा। किसी एक स्ट्रैंड में कट लगाने के बाद वो गांठ खुल जाती है, फिर डीएनए लाइगेज की सहायता से फिर वो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ दिया जाता है। टोपोआइसोमरेज फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है कि यदि ये जो दो स्टैंड खुल रहे हैं तो फिर से पीछे से डीएनए हेलिकेज जाके तो खोलता चला जाएगा, लेकिन ये तो एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ये अट्रैक्ट होकर जुड़ जाएंगे। तो इनको जोड़ने से रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद प्राइमेज होता है जो डीएनए पॉलीमरेज को रास्ता दिखाता है, अंधा हीरो को। फिर ये डीएनए है पॉलीमरेज, ये मेन एंजाइम है, हीरो है, मेन एंजाइम है, पूरे रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम में हीरो है पर अंधा है। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, ये डीएनए के एक टेम्पलेट पे दूसरे डीएनए का स्टैंड बनवाता है, नया डीएनए बनवाता है। पॉलीमराइज द न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है, बट मोनोमर वाले न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़कर डीएनए का स्टैंड बनाता है नया वाला। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये इस अच्छा पढ़ाई के अंदर मेन बात कर रहे हैं हम। तो जिसमें से ये जो थर्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड, ये मेन एंजाइम होता है, मेन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।